सभी को नमस्कार। आज जो विषय मैं आपके सामने कुछ नए सचिवों द्वारा की गई रिक्वेस्ट पर रख रही हूँ वो है पंचायत बजट कैसे बनाते हैं, या पंचायत का जो बजट आप जो निधि का बजट समझते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो पंचायत बजट बनाने से पहले यहाँ आपको आय के स्रोत पंचायत के क्या है और वे इन आय के स्रोतों से कहाँ कहाँ कर सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं पंचायत बजट प्रिपेयर करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि पंचायत के इनकम सोर्सेज क्या है और उन इनकम सोर्सेज से जो आया हुआ पैसा है या अनुदानों से आया हुआ पैसा है उसको पंचायत कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है। तो वैसे तो हम सभी भली भांति इस बात से परिचित है कि पंचायत किस तरह के कार्य करती है। तो अगर आपको भी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर है कि पंचायत के इनकम के सोर्स इस तरह के हैं, इस यहाँ पंचायती राज के रूल में ये कहाँ दिया गया है, या आपको व्यय के सारी चीज़ें पता है कि ये व्यय किस तरह से किया जाता है, किन किन मदों पे किया जाता है, तो आप ये वीडियो को फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ सीधे वहाँ चले जाइए जहाँ से मैंने बजट बनाने की प्रक्रिया बताई है, तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे आय और व्यय के बारे में ज़रूर ब्रीफ करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाहती हूँ वो है पंचायत फंड क्या है। तो विभिन्न मदों से जो प्राप्त आपके पास इनकम्स है, आय है, चाहे वो अनुदानों से है चाहे अपने स्रोतों से है, वो पंचायत फंड का हिस्सा बनती है। और ये जो पंचायत फंड के बारे में दिया गया है पंचायती राज अधिनियम की धारा 99 में दिया गया है। ठीक है। तो पंचायत के जो अपने आय के स्रोत क्या क्या है उनके बारे में आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेज है वर्तमान में हमारे पास पंचायत में आय के क्या क्या साधन है। उनको हम यहाँ पे मदवार या आप कह लो बजट के जो कोड है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। तो पंचायत के इनकम सोर्स के बारे में फाइनेंशियल रूल की बुक के चैप्टर 2 में विस्तार में बताया गया है कि पंचायत निधि में इनकम के सोर्सेज क्या रहेंगे। जैसे मैंने बताया अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत ये निधियाँ जो पंचायत स्थापित कर सकेंगी इसके बारे में दिया गया है। तो अब देखते हैं ये जो टेबल नीचे शो हो रहा है आपके पास, पहला है क्रम संख्या, दूसरा है बजट संहिता या बजट कोड, तीसरा है बजट हेड। तो बजट कोड 01 में दिखाया गया है द बैलेंसेस एंड प्रोसीड्स ऑफ ऑल फंड्स। तो ये कह रहा है कि सभी निधियों के अतिशेष जो भी हमारे पास यहाँ पर आरंभिक शेष होगा सभी निधियों का वो इस कोड के तहत लिखा जाएगा। इसी तरीके से 02 कोड है ऑल कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस, दैट मीन्स सभी अभिदाय और दान जितनी भी डोनेशंस पंचायत में रहेगी वो 02 कोड में आएगी। 03 के अंदर सारी तरह के टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस और फीस जो भी पंचायत वसूल करती है वो इस कोड में आएगी, मतलब उसकी इनकम 03 कोड में आएगी। इसी तरीके से 04 में जो इनकम है वो है सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ ऑल डस्ट डंग रिफ्यूज कलेक्टेड बाय द सर्वेंट्स ऑफ द पंचायती राज बॉडीज़। ये इनकम सभी पंचायतों से संबंधित नहीं रहेगी, जहाँ जहाँ भी इनके विक्रय से आय होती है वो इस कोड में इसको डाल देंगे। इसी तरीके से 05 में आएंगे इनकम जो आपकी एसेट्स से आपको आती है, जिसमें आपकी ओनरशिप है, ग्राम पंचायत की ओनरशिप है। उसके बाद 06 में आएगा प्रोसीड्स ऑफ सच टैक्सेस, ड्यूटीज़, फीस एंड अदर रिसीट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। इस तरह के टैक्सेस या ड्यूटीज़ या फीस जो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं वो 06 में आएंगे। 07 में रेंट फ्रॉम बिल्डिंग्स ओन और मैनेज्ड बाय द ग्राम पंचायत। ऐसी बिल्डिंग्स ऐसी जो आपकी पंचायत, जैसे इसमें हो सकता है पंचायत दुकानें, अगर आप दुकानें आपने रेंट पे दी है तो उसका अगर रेंट आपको आ रहा है या आपका गेस्ट हाउस है उसको रेंट पे दिया है तो आपका वो कोड 07 में उसकी इनकम आएगी। इसी तरीके से ये 8, 9, 10, 10 तक ये सीधे हैं। 11 से 50 तक ये अदर इनकम्स टू बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिस तरीके से उनके द्वारा ये निर्धारित किए जाएं। अब यहाँ देखो 51 में आ रही है ग्रांट्स फ्रॉम ऑल दी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ग्रांट आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इसी तरह से इनकम के कोड 99 तक है।
आय के इन मदों को आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये मद याद नहीं रहते हैं तो आपने पंचायती राज के जो फाइनेंशियल रूल है उसके चैप्टर 2 में जो टेबल दिया है उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल रूल की बुक नहीं है तो आप जो पंचायती राज की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके फाइनेंशियल रूल डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे आप चैप्टर 2 के जो टेबल में दिए गए वर्क्स मदवार इनके आय के स्रोत के मद दिए गए हैं उनको आप वहाँ पर देख सकते हैं। पहले मैंने आपको पंचायती राज की वेबसाइट बताई थी जो hppanchayat.nic.in, वो अब चेंज हो चुकी है। हमारी पंचायती राज की ऑफिशियल वेबसाइट अब चेंज होके अब बनी है panchayat.hp.gov.in। ये पंचायती राज की नई वेबसाइट है। अगर अदरवाइज आप गूगल में जाके पंचायती राज भी लिखेंगे तो वहाँ पे जो ये वाली वेबसाइट है आपके पास उसका लिंक ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपके पास इसका लिंक दिया होगा। हर तरह के एक्ट का भी लिंक है और फाइनेंशियल रूल्स जो हमारे हैं अमेंडमेंट के साथ वहाँ पे दिए गए हैं उस पर आप उसको व्यू करेंगे तो पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसको आप चाहे तो प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लें। ये पंचायत सचिवों को मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपके पास फाइनेंशियल रूल की बुक और आपके पास जनरल रूल की बुक और आपके पास पंचायती राज का एक्ट ज़रूर होना चाहिए। यही चीज़ें हैं। कभी कभार जो अब आप फंस जाओ कभी या कोई चीज़ आपको पता नहीं चले तो आप उन बुक को ओपन करके वहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। और स्पेशली जो साइट पे दी गए हैं वो रूल्स और एक्ट वो अमेंडमेंट के साथ दिए गए होते हैं। बुक्स में हमारे पास क्या है अमेंडमेंट्स उसमें नहीं रहती क्योंकि हमारे पास पंचायती राज की बहुत पुरानी बुक्स है। चैप्टर 2 के इस टेबल में सारे हेड्स हमारी इनकम का हिस्सा बनते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें ग्रांट्स के हेड भी थे। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि ग्राम पंचायत सचिव ये गलत फहमी में ना रहें कि बजट सिर्फ पंचायत निधि का ही बनता है। पंचायत दोनों अकाउंट यानी कि अकाउंट ए और अकाउंट बी दोनों का बजट तैयार करती है। अकाउंट ए यानी कि पंचायत के अपने स्रोत से जो आय होती है उसका लेखा जोखा। अपने स्रोतों से आय का मतलब लाइक पंचायतों में शॉप्स बनाई हैं या उसका कोई रेंट आता है या फिर आपके पास गेस्ट हाउस है उसका कोई रेंट आता है या कोई आपने ऐसी एसेट बनाई है जिसका कोई रेंट आता है। सामुदायिक भवन है, लोन से इनकम है। लोन आपने किसी को दिया है उसकी ब्याज से आपको इनकम आती है या आपने एफडीआर बनाई है उससे आपको इनकम आती है। तो वो आपका सारा सभा निधि का हिस्सा बनेगा यानी कि अकाउंट ए का। और अकाउंट बी मतलब पंचायतों के पास अनुदान या कह लो ग्रांट्स के माध्यम से जो फंड आता है वर्क्स एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी स्पेशल स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अकाउंट बी का हिस्सा बनता है। तो यहाँ क्लियर है कि बजट अकाउंट बी ए दोनों का तैयार किया जाता है। बस ध्यान रहे कि बजट बनाते समय अकाउंट ए को पार्ट 1 में और अकाउंट बी को पार्ट 2 में बनाया जाता है। अकाउंट ए से हुई इनकम को हम किन कार्यों पर खर्च कर सकते हैं ये फाइनेंशियल रूल के नियम 8 में दिया गया है। और अकाउंट बी से हुई इनकम को आप किन पर खर्च कर सकते हैं ये फाइनेंशियल रूल के 9 नियम में दिया गया है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक आपको ये सब पता नहीं होगा तो बजट भी आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि यही तो बजट है कि पंचायत के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और ये पैसा कहाँ कहाँ और किन किन परियोजनाओं पर व्यय किया जाना है। पंचायत सचिवों को यहाँ मैं बता दूं कि आय व्यय में कुछ चीज़ों में हमने अलग से रजिस्टर भी संधारित करने होते हैं। लाइक हम रेंट ले रहे हैं तो शॉप रेंट रजिस्टर बनाएंगे। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। लोन यहाँ दे रहे हैं तो उसका रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बता दूँ या आप नोट कर लें कि यदि बजट बनाने के बाद आपके पास 25% से अधिक पंचायत निधि जो हमने सेव करनी होती है। जब हम बजट बनाते हैं ना तो हम 25% निधि सेव करके बनाते हैं। ठीक है, 25% आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में निधि सेव रहनी चाहिए। तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा निधि सेव होती है या पंचायत की अच्छी खासी इनकम है तो आप यहाँ पे सावधि में भी निवेश कर सकते हैं। सावधि में निवेश करने का मतलब है कि आप यहाँ पे आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पंचायत के नाम से आरडी खुलवाओगे तो उससे भी आपका एक इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से आप पंचायत की इनकम बढ़ाने के लिए लोन ले भी सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं। अब लोन क्यों लेना, आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा। तो लोन हम इसलिए ले सकते हैं कि मान लो मुझे कोई या पंचायत को कोई एक एसेट बनानी है इस तरह से
कि जिससे इनकम पंचायत को हो, इनकम जनरेट करने वाली कोई एसेट बनानी है और पंचायत के पास करंटली किसी भी मद में पैसा उपलब्ध नहीं है, तो आप उस केस में पंचायतों से भी लोन ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल जो लोन प्रोवाइड करती है ऐसी एजेंसी से भी लोन ले सकते हैं, सरकारी संस्थाओं से भी लोन ले सकते हैं। तो वो लोन से आप एसेट जनरेट करेंगे और एसेट जनरेट जो होएगी उसी से आप उसकी जो इनकम आएगी उससे आप उसकी रीपेमेंट ऑफ लोन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 8 और 9 में दी गई हैं। तो ये तो थी हमारी इनकम साइड। अब इसी फाइनेंशियल रूल के 43 में हमको एक्सपेंडिचर हेड दिए गए हैं बजट कोड के और बजट हेड के साथ। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बजट कोड यहाँ पे एक्सपेंडिचर के जैसे 01 पे सैलरी है, 02 पे वेजेस है, 03 पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, 04 पे ऑफिस एक्सपेंडिचर कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, इसमें अलग अलग नीचे आइटम्स दी गई है। तो ये सारे हेड हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर के रहेंगे और इन सारे हेड में आपके पास आगे पावर्स है। आप ऐसा नहीं है कि सब में आप अंधाधुंध पैसा खर्च कर सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से पैसा खर्च कर सकते हैं। इसमें अथॉरिटीज़ और पावर्स यहाँ पे आपको आगे दी गई है, वो मैं अगली क्लिप में आपको बताऊंगी इस बारे में। तो यहाँ तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि पंचायतों के खातों से एक भी रुपया खर्च करना है तो बजट में रखा जाना अनिवार्य होता है। तो थोड़ी सी यहाँ टाइमलाइन देख लेते हैं। हर पंचायत को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए आय व्यय करने के लिए फॉर्म 11 पर बजट तैयार करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। पंचायत सचिव 15 अक्टूबर से पहले बजट तैयार करेगा और 28 फरवरी से पहले ग्राम सभा से मेजॉरिटी वोट से बजट पारित होगा। अगर आप 1 अप्रैल से पहले बजट बनाने में असफल रहते हैं और बिना बजट के कोई भी चीज़ यहाँ पे क्रय करते हैं तो ये रिकवरी बन सकता है। बजट बनाते समय आपने बजट की गाइडलाइन का भी ध्यान रखना है। तो अगली हम क्लिप में बजट की गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे विस्तार से इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बताने लग जाऊँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और आप वैसे भी बोर हो जाओगे। तो अच्छा बजट बनाने के लिए एक बार तो आपको फाइनेंशियल रूल पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसको गाइडलाइन देखने के लिए आपने फाइनेंशियल रूल का 40वां नियम देखना है। तो जिसमें लिखा है कि पंचायत घाटे का बजट तैयार नहीं करेगी, पंचायत समय समय पर जारी नियमानुसार ही क्रय करेगी, अनुदान से जो प्राप्त होंगे वो उसी प्रयोजन पर खर्च होंगे जिसके लिए वे स्वीकृत होंगे गाइडलाइन के अनुसार। और जो ऑन सोर्स से हुई इनकम है वो फाइनेंशियल रूल के जो 43 वाला नियम है उसमें जो एक्टिविटीज़ दी है उसमें जो दिए गए हेड्स और एक्टिविटी कोड्स हैं उन्हीं के अनुसार क्रय किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन सोर्स से हुई इनकम जो कि रूल 43 में दी गई हैं सारी एक्टिविटीज़, उन पर अगर आपने कोई खर्च करना है ना तो उन एक्टिविटीज़ में आपकी कुछ पावर्स रहती हैं। तो वो पावर्स के बारे में अपेंडिक्स ए में दिया गया है जो कि इसी फाइनेंशियल रूल की बुक में है। ठीक है, उसमें बताया गया कि आपकी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितनी पावर है और अगर उससे ज़्यादा आपने खर्च करना है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगा। अब जैसे यहाँ नज़र मार लेते हैं, सैलरीज पे फुल पावर है पंचायत की, पर पंचायत कोई भी जो एम्प्लॉय है बिना सरकार की परमिशन के बिना नहीं रखेगी। वेजेस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में फुल पावर है, ऑफिस एक्सपेंस में, स्टेशनरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में फुल पावर्स है। फर्नीचर का थोड़ा प्रोसीजर आपने ज़रूर देख लेना है। फर्नीचर जो खुद से पंचायत बिना परमिशन के खरीद सकती है वो 50,000 तक है, उससे ऊपर की परमिशन इसमें दी गई है। और फर्नीचर परचेज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है कि जैसे आपको रेट कॉन्ट्रैक्ट से ही फर्नीचर क्रय करना है और फर्नीचर कोई भी आप अगले 3 साल तक क्रय नहीं करेंगे अगर आज आपने परचेज़ कर लिया है। पुराने फर्नीचर को तभी आप रिप्लेस कर सकते हैं जब यहाँ पे आपने पब्लिक ऑक्शन पुराने फर्नीचर की होगी। कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन आपको नहीं दी जाएगी अगर आपने बिना परमिशन के खर्चा किया है। और कुछ यहाँ पर नीचे आपको फर्नीचर की टाइप्स दी है कि किस किस तरह का फर्नीचर आप पंचायत खरीद सकती है। लाइब्रेरीज यानी वर्दियाँ फुल पावर, हॉस्पिटलिटी मीटिंग्स यानी कि आतिथ्य सत्कार और बैठकें इसमें फुल पावर है, रेंट रेट में फुल पावर है पंचायत की। इसी तरीके से इसमें यहाँ बहुत सारी पावर्स कोड वाइज पंचायत की दी गई है। और लोन के केस में आपने देखना है सब्जेक्ट टू गाइडलाइन स्पेसिफाइड इन रूल 28, रूल 28 पढ़ लेना लोन्स के केस में अगर किसी की होंगी तो। अब आप देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए पंचायत की पावर है
₹5000। इससे ऊपर अगर आपने क्रय करना है तो आपको लेनी पड़ेगी डीपीओ की परमिशन। उससे ऊपर भी आपने जो लेना है वो होगी डायरेक्टर की परमिशंस के साथ। एडवर्टीज़मेंट और पब्लिसिटी में जो भी आप एडवर्टीज़मेंट कहीं भी पब्लिश करेंगे, उसको करते हुए आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है। आपका जो प्रचार प्रसार है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई भी उसमें एडवर्टीज़मेंट नहीं दिया होना चाहिए जिसमें किसी का व्यक्तिगत परफॉर्मेंस दिया गया हो। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑन फंक्शन में आपकी पूरी पावर है, और जो कुछ कार्य पंचायत डेवलपमेंट वर्क्स करती है उनकी पावर्स अलग से दी गई है, जो कि जैसे कि कितने तक का काम टेक्निकल असिस्टेंट कर सकता है, कितने तक की पावर जेईस को है, किस तरीके से कार्य को क्रियान्वित करना है, उस वो फाइनेंशियल रूल में डिटेल में दिया गया है। यहाँ मैं उसको मेंशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है। आप दूसरी पंचायतों को भी ग्रांट दे सकते हैं, उसमें भी आपकी फुल पावर है। और 70 यहाँ पे मिसलेनियस है, और मिसलेनियस को इन्होंने आगे पूरा डिटेल में बताया कि मिसलेनियस में आप क्या क्या कर सकते हैं। लीगल चार्जेस है, राइट ऑफ लॉसेस है, इस तरीके से आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। जब आप लीगल सर्विसेज कोई भी पंचायत के थ्रू लो तो आपने उसकी परमिशंस के लिए डीपीओ को ज़रूर लिखना है। तो ये आपकी कुछ यहाँ पे पावर्स और अथॉरिटीज़ जो आपकी रहेगी, उसके लिए आप ये फाइनेंशियल रूल ज़रूर पढ़ लें। तो आइए एक नज़र डालते हैं बजट कोड्स पर कि बजट कोड कैसे बनाए जाते हैं। तो बजट के जो कोड हम कार्रवाई रजिस्टर में लिखेंगे वो 5 डिजिट्स का होगा। तो उसका जो पहला डिजिट होगा ना, जैसे 1 2 3 4 5 ये मान लो डिजिट, जो उसका पहला डिजिट होगा वो इनकम या एक्सपेंडिचर को दर्शाएगा। अगर आपने एक लिखा है ना, दैट मीन्स आप एक इनकम वाला पार्ट यहाँ पे बजट में लिख रहे हैं। अगर 2 लिखा है तो एक्सपेंडिचर वाला आप साइड लिख रहे हैं। और दूसरा जो यहाँ पे रहेगा वो पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत को शो करेगा। 1 यहाँ जेडपी के लिए, 2 पंचायत समिति के लिए और 3 यहाँ ग्राम पंचायत को दर्शाएगा। तीसरा जो डिजिट रहेगा वो अकाउंट ए या अकाउंट बी को दर्शाएगा। अकाउंट ए एक उसमें हम लिखेंगे, अकाउंट बी के लिए हम 2 लिखेंगे। इससे अगले 2 कोड इनकम हेड या एक्सपेंडिचर हेड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वो एक्टिविटी के जो कोड्स मैंने अभी आपको पीछे दिखाए थे उसके अनुसार लिखे जाते हैं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये बजट का कोड हम किस तरह से बनाते हैं। मान लो आपके पास रेंट आया, तो इनकम साइड की एक्टिविटीज़ के हेड के अनुसार रेंट का जो कोड है वो 07 है। अगर आपको याद होगा उसका शीर्ष था ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व या प्रबंधित भवनों से किराया था। तो उसका जो कोड था वो उसमें 07 मेंशन था। अगर हम दुकानों से किराए की इनकम को हम बजट में कार्रवाई रजिस्टर में लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे। आप जैसे पिक्चर में बजट कोड में देख पा रहे होंगे 13107। पहला डिजिट जो 1 आय का कोड है, दूसरा डिजिट 3 ग्राम पंचायत कोड है, तीसरा डिजिट 1 खाता क दर्शाता है, और जो लास्ट के 2 डिजिट 07 वो उस बजट हेड को जो एक्टिविटी का कोड है उसको दर्शाते हैं। अब खाता क में कोई इनकम हो रही है ना, तो 131 तक कोड सेम रहेगा, 07 अकॉर्डिंगली चेंज होएगा। कैसे चेंज होगा, जो कि हमारी एक्टिविटी लिस्ट में दिया है, और उस एक्टिविटी लिस्ट को 1 से शुरू करके 99 तक इनकम हेड आप इसी तरह से लिखेंगे। ये इसी चीज़ को हम अब बजट के फॉर्मेट पे देखते हैं। तो बजट का फॉर्मेट है यहाँ पे 11, जो कि फाइनेंशियल रूल की बुक में लास्ट में दिया गया है आपको। इसका आप प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि आपको नोटिस बोर्ड पे भी आपने ये चिपकाना है और वीडियो को भी भेजना है ना। तो इसको टाइप करके या तो आप प्रिंट निकालें या तो इसको आप टाइप करवा के एक फॉर्मेट इसका तैयार करवा दें। वैसे ये आपके पास फॉर्मेट ऑलरेडी बड़ा होगा, तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट रहेगा। तो जब आप कार्रवाई रजिस्टर में बजट लिखेंगे ना, तो आप पहले इनकम साइड लिखोगे, इनकम साइड लिखोगे, और यही फॉर्मेट आप उस कार्रवाई में लिखेंगे प्रस्ताव में, जिसके इनकम साइड के कोड जो शीर्ष रहेंगे कोड के साथ वो इस तरह से रहेंगे कि पहले पे आएगा बजट कोड, दूसरे पे आएगा बजट हेड, अगला आएगा एस्टिमेटेड बजट फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बजट क्या था, रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द प्रीवियस ईयर, अगर आपने पिछले साल कोई रिवाइज बजट किया है वो आएगा। उसके बाद एक्चुअल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर,
और एस्टिमेटेड बजट फॉर द करंट ईयर ये यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपने कोई टिप्पणी मेंशन करनी है तो वो आप रिमार्क्स में लिखेंगे। 1 से लेके 99 कोड तक के जो एक्टिविटीज़ हमारे पास दी गई है ना फाइनेंशियल रूल में, वो बजट लिखने के बाद आप फिर एक्सपेंडिचर साइड वाली कोड पे आ जाएंगे। फिर आप उसके बाद व्यय वाला पार्ट लिखना शुरू करेंगे। और लिखना क्या है, पहले पार्ट 1 में आपने जो OSR से एक्टिविटीज़ इनकम हुई है, एक्सपेंडिचर हुई है, वो लिखनी है। और फिर उसके बाद पार्ट 2 में आपने खाता ख से जो इनकम हो रही है या एक्सपेंडिचर हो रहा है वो लिखना है। पर आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, इनकम साइड से। पहले इनकम साइड खाता क और खाता ख की लिख लें। उसके बाद आपने लिखना है एक्सपेंडिचर साइड, पहले खाता क की और फिर खाता ख की, और उसके बाद उसका लास्ट में टोटल करके क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना है। और लास्ट में इसका जो ग्रांड टोटल होएगा वो दोनों साइड का इक्वल रहना चाहिए। तो इस तरह से आप एक्टिविटी के कोड जो फाइनेंशियल रूल में दिए गए हैं, जैसे मान लो आप इनकम साइड लिख रहे हैं ना, तो बजट कोड में क्या आएगा, पहली जो उसमें कोड दी गई है और जो जिस तरीके से 5 अंक मैंने बताए हैं वो लिखोगे आप बजट कोड में। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप बजट हेड लिखोगे, और फिर जो भी आपका बजट रहेगा वो तो आपने अमाउंट आगे यहाँ पे लिख देना है। और ये सब ना सीक्वेंस में होगा, जैसे कोड आपको दिए है ना 1 से लेकर 99 तक, वैसे ही होगा। और इसी तरह से एक्सपेंडिचर साइड भी आपने बजट कोड के सीक्वेंस में ही लिखना है। तो पंचायत ये जो बजट प्रिपेयर करती है, ये बजट आपको, इसको फॉर्मेट 11 है इसका बजट का। तो फॉर्मेट 11 जैसे मैंने वीडियो में अभी बताया, तो उस फॉर्मेट 11 पर पहले तो आप ग्राम सभा में जब बनाते हैं वो भी फॉर्मेट पे ही बनाना है। ऐसे नहीं कि लिख देना है उसमें कि ये जो इसका पूरा फॉर्मेट है इस फाइनेंशियल रूल की बुक में लास्ट में दिया गया है फॉर्मेट 11, उस फॉर्मेट 11 पे आपने इसको प्रिपेयर करना है। और एक कॉपी इसकी आप नोटिस बोर्ड पे चस्पान करेंगे और दूसरी कॉपी आप इसकी खंड विकास अधिकारी को भेजेंगे। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी और आपको पंचायत फंड का बजट प्रिपेयर करना आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने साथियों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।